नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिनेशपुर थाना अंतर्गत थाने से चंद कदमों पर दूर खाटू श्याम मंदिर में पिछले रात को चोरी ने मंदिर की गुल्लक तोड़कर 25 से 30 हजार रुपए उड़ा लिए। जी हां, आपको बता दें कि मंदिर के आसपास लोगों का मानना है कि नशेड़ियों ने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान स्थानीय सोनू मंडल ने कहा कि 25 से 30 हजार रुपए नगद और कई सारे पीतल के बर्तन चोरी ने चोरी कर ली है। और वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और चोरी का जल्द से जल्द खुलासा करने का भरोसा दिलाया। श्री श्याम सभी भक्तों को मेरा नमन। जैसा कि विगत रात ये बाबा खाटू श्याम मंदिर में जो है चोरी की घटना सामने आई है, तो ये बहुत निंदनीय विषय है। और इससे पहले भी आसपास के क्षेत्रों में कई घटनाएं ऐसे सुनने को मिला है कि जो है थोड़े बहुत पैसे के लिए लोगों का मर्डर से लेकर ऐसी घटनाएं भी सामने आया है। तो ऐसे घटनाओं के प्रति जागरूक लोगों को होना पड़ेगा। और नशे के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा युवा भाइयों के लिए कि इस तरीके से जो है जिस तरीके से आप लोग ये घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। ये मंदिर की स्थापना सन 2021 में हुई है। एक छोटे से झोपड़ी से शुरुआत हुई है और आज इस मंदिर को भव्य धीरे धीरे किया गया है। और बड़े दुख के साथ सारे श्याम प्रेमियों को बोलते हुए दुख हो रहा है कि कल विकट रात 1 से 1:30 बजे के करीब मंदिर के चैनल के ऊपर से कुछ चोरों ने घुस के मंदिर के दान पात्र को तोड़कर लमसम 25 से 30 हजार रुपए की उसके अंदर नकदी थी जो कि चोरी की गई है, और पीतल के सामग्री वगैरह 4-5 हजार रुपए की सामग्री वहां से ले गए। और उत्तराखंड को टीबी से मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कई कदम उठा रहा है और हाल ही में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के सभी स्टेट टास्क फोर्स ने एक बैठक आयोजित की है, जिसमें टीबी में बेहतर उपचार पर चर्चा की गई। इस बैठक में उत्तराखंड के स्टेट टास्क फोर्स के अध्यक्ष और दून अस्पताल में एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल भी शामिल थे। अग्रवाल ने कहा कि अब कुछ ऐसी दवाइयों का मेल उपलब्ध होगा जिसमें टीबी रोग का इलाज 1.5 साल से घटकर 9 महीने में ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि टीबी के रोग के जल्दी इलाज के लिए एक खास अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हेल्थ वर्कर्स 100 दिनों तक प्रदेश के सभी गांवों का सर्वे करेंगे और सर्वे के दौरान से टीबी के मरीज और उनके आसपास के लोगों की सैंपलिंग कलेक्ट करेंगे ताकि टीबी से ग्रस्त मरीजों को इलाज आसानी से किया जा सके। तो इसमें कुछ दवाइयां का कॉम्बिनेशन इस तरीके का अवेलेबल होगा प्रोग्राम में, जिसमें बिगड़ी हुई टीबी जहां पहले 2 साल तक इलाज चलता था या 1.5 साल तक, वो 6 से 9 महीने में ठीक होने का चांस उसमें बढ़ जाएगा। तो उसी बात को लेकर ट्रेनिंग थी। तो सरकार ऐसे क्रम में बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी कर रही है। और आगे एक प्रोग्राम शुरू होने वाला है, 100 डेज प्रोग्राम है। उसमें 100 डेज में हम लोग से ज़्यादा जो बाहर प्रशासन है पूरा, जो पेरीफेरी में काम करता है, उसमें पूरे गांव में जाकर सर्वे करना होगा कि कोई मरीज खांसी बलगम का तो नहीं है, या जो टीबी के मरीज हैं उनके आसपास के लोगों में टीबी कितना हो सकती है। और उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वहीं निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इन चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। बीते 2 दिन पहले राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय के निर्वाचन नामावली को अपडेट करने संबंधी निर्देशों के बाद संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश में 102 स्थानीय नगर निकायों के चुनाव अगले साल तक टल सकते हैं। निकाय चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर दिख रही है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा निकाय चुनाव कराने से डर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये सरकार कर रही है वो बहुत दुखद भी है, पीड़ादायक भी है। क्योंकि मैं स्वयं पंचायतों से आया हूँ, मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सरकार का काम होता है कि जब चाहे निकाय चुनाव का कार्यकाल हो चाहे पंचायतों का कार्यकाल हो, उनका निश्चित समय होता है। जैसे सबको पता था कि जो 2019 में क्षेत्र पंचायत चुने गई उनका कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होना है, जो प्रधान है उनका 24 नवंबर को खत्म होना, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो 10
2 दिसंबर को खत्म होना। तो सरकार को चुनाव की तैयारी करके तुरंत चुनाव कराने चाहिए। पता चला है किसी पे चले गए थे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेशवासियों की सेवा में लगातार समर्पित रहते हैं। लोगों की जरूरतों और मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता से शामिल है। देहरादून में कुछ ऐसे ही नजारा देखने को मिला जब सीएम अचानक आईएसबीटी और आसपास की बस्तियों में रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वहां मौजूद जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल भी वितरित किया। आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर और आईएसबीटी स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए प्रभावी इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा पूर्व में भी निर्देशित किया गया और माननीय मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि चूंकि बारिश हुई है, बर्फबारी, ठंड बढ़ गई है, तो जो रैन बसेरे उनको ठीक किया जाए, अलाव जलाया जाए और कंबल वितरण जरूरतमंद है तो उनको किया जाए। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कंबल वितरण किया गया है और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो जनपदों में भी चलाए जाएंगे। और देहरादून में जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक कर रहे हैं, तो वहीं अब चारधाम यात्रा की बेहतरीन तैयारी के कयास लगाए जाने लगे हैं। मुख्यमंत्री धामी की अगर बात करें तो शीतकालीन यात्रा को लेकर और आगामी चारधाम यात्रा को बेहतर प्रदर्शन को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन चल रहा है। वहीं इस पर भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि पूर्व में जिस प्रकार से चारधाम यात्रा आपदा आने के कारण बाधित हुई थी, उसको भी बखूबी 6 दिन के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पटल पर लाया गया और यात्री सुचारू किए गए, जिसको लेकर यह बैठक की गई है। ठीक नहीं है क्या? देखिए, जो इस बार आप यात्रा के समय आपदा आई थी, उस आपदा में भी लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी डटे रहे और उन्होंने मात्र 6 दिन में यात्रा को वापस शुरू किया, उसके तहत ये लगता है कि वो लगातार यात्राओं को लेकर गंभीर चले आ रहे हैं। और जो अभी आज बैठक है उसमें जो शीतकालीन यात्रा चल रही है उसको लेकर पूरा देखा जा रहा है और शीतकालीन यात्रा में किस प्रकार से हमारी उत्तराखंड की जनता को रोजगार का साधन मिलता रहे, इसलिए ये यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की बात करी जा रही है। और जो आगामी यात्रा हमारी होगी उसको लेकर सड़कों वगैरह की व्यवस्था को लेकर, सड़कों को दुरुस्त करने को लेकर, वहां पे साधु संतों की बातों को लेकर, इस तरीके की सभी चीजों को लेकर ये आज ही अहम बैठक करी गई है। क्लियर वैक्स खरीदूंगी मैं सोच रही हूँ। यूपी के प्रयागराज में जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच होने वाले महाकुंभ को लेकर योगी सरकार राज्य सरकारों की निमंत्रण दे रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी न्योता भेजा गया है। आपको बता दें कि महाकुंभ में उत्तराखंड का एक अलग से पंडाल सजेगा और उत्तराखंड की संस्कृति को भी इस पंडाल में दर्शाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि जरूरत पड़ने पर स्नान के लिए उत्तराखंड में जल छोड़ा जाएगा। नहीं, क्योंकि माँ गंगा यहीं से निकलती हैं और यहीं से लाकर वहाँ संगम में मिलती हैं। संगम में गंगा यमुना का संगम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है कि कुंभ वहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो हमारा हर तरह से यहाँ से, चाहे हमको जो स्नान इत्यादि के समय में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो जल भी हम लोग यहाँ से उसको छोड़ेंगे, करेंगे और कुंभ में प्रतिभाग भी करेंगे। यहाँ से आवागमन के लिए भी, परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी हमने बैठक की है, जिससे कि हमारे राज्य से जाने वाले सभी हमारे साधु संत हैं, तीर्थयात्री हैं, आराम से जाएं और अपने स्नान करें।
और उत्तराखंड के निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल राजभवन में निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है और अब एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा और वहीं इस महीने के अंत में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि विभाग ने अपनी कानूनी राय राजभवन को भेजी थी, जिसके बाद राजभवन को इस पर फैसला देना था। निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है और इसके लिए शासन ने राजभवन को कानून में बदलाव के मकसद से अध्यादेश भेजा था। वहीं राजभवन की विधि टीम में किसी कानून का हवाला देते हुए उसे रोक लिया। राजभवन ने शासन में विधि विधान से इस पर राय मांगी। विधि विधान इसमें हरी झंडी दे दी है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मानव और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras, and so far so good. We really enjoy it, and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयु तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। प्रदेश में सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने हाथी बड़कला में अमर शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी के नाम पर नवनिर्मित शहीद द्वार का लोकार्पण किया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दून निवासी अमर शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी के चित्र पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही शहीद के पिता राजेंद्र कंडारी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आज वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश को रक्षा के लिए हर जो है सभी लोग समर्पित हैं और इसी के साथ साथ तमाम बातों का जिक्र किया और कहा कि राज्य सरकार सभी शहीदों को उनका सम्मान दिलवाने को संकल्पबद्ध है। हमने भारत माता के अमर सूख नीचे करके क्या कर रहे हैं, सेना मेडल मेजर भूपेंद्र कंडारी के नाम पर जो द्वार बना है उसका लोकार्पण हमने यहाँ पर किया है। इससे पूर्व मुझे याद है जब ये शहीद हुए थे, चौक का नाम हमने रखा था, उसमें जनरल संतुली सील थे, मैं उनको लेकर यहाँ पर आया था, क्योंकि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है।
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक के दौरान कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को JSVN के होटलों में किराए पर 35% की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीतकालीन यात्रा स्थलों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और इस यात्रा के लिए विभिन्न माध्यमों से विभिन्न राज्यों में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा राज्य की आर्थिकी बढ़ाने में भी गेम चेंजर साबित होगी। प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी लगातार चल रही है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग लगातार इसी कमी को खत्म करने के प्रयास में जुटा हुआ है। और इस बात पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने कहा कि प्रदेश भर में अभी तक केवल 47% विशेषज्ञों को तैनात किया गया और 53% पद खाली है, जिस पर हम लगातार कवायद कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए NHM द्वारा इंटरव्यू कराए जा रहे हैं। हाँ, जैसे कि हमारे राज्य में आपको पता है कि हमारे विशेषज्ञों की बहुत कमी है। MBBS तो हमारे को मिल जाते हैं, पर ईयर हमें लगभग 300 करीब मिल जाते हैं, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे राज्य में अभी 47% अभी फिलअप है उनकी, और 53% हमारे जो है अभी खाली पड़े हैं। तो इसके लिए हम कवायद कर रहे हैं। जैसे हमारे वहाँ 2-3 जगह से हम लोग इंटरव्यू करा रहे हैं। जैसे NHM के थ्रू हम लोग स्पेशली पहाड़ी एरिया में और थोड़ा सा सैलरी भी अच्छा देके और यूकोड वीपे के थ्रू हम लोग इंटरव्यू करवाते हैं। और रुड़की के पिरान कलियर स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक में उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चादर चढ़ाई गई है। इसके साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए उन्होंने दुआ मांगी। इस मौके पर शादाब शम्स ने कहा कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों भाइयों पर जुल्म हो रहा है और इसी को लेकर आज हम दरगाह साबिर पाक पहुंचे हुए हैं और चादर चढ़ाकर साबिर पाक से दुआ मांगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऊपर वाले की लाठी जालिमों पर पड़ेगी, इसके बाद जालिमों का दुनिया से वजूद ही मिट जाएगा। आज दरबार साबिर पाक में हाजिरी हुई और हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से वहाँ की माइनॉरिटीज के ऊपर, वहाँ के अल्पसंख्यक समाज के ऊपर, खासकर हिंदू भाइयों की, बहन बेटियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है मजहबी एतबार से, हम उसके लिए यहाँ हाजिर हुए थे कि उनकी अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। और ये वली का दरबार है, वली के दरबार में मांगी गई दुआएं कभी खाली नहीं जाती। तो हम तो कमजोर हैं, तो इसलिए हमने कहा हम कमजोर हैं, हम यहाँ आके कम से कम दुआएं मांग सके। और तमाम मुस्लिम उलमाओं के साथ आज यहाँ दुआएं हुई हैं। और ये साबिर का दरबार है, साबिर कहते हैं सब्र करने वाले को। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक
सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन सहित अन्य हिंदू सामाजिक संगठनों ने विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद से बांग्लादेश के मुद्दे पर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन ने सरकार से 5 बिंदु पर काम करने की गुजारिश भी की, जिसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए। वहीं बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कट्टरपंथियों द्वारा जबरन धर्मांतरण, अपहरण और हिंसा रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार प्रभावी कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित किया जाए। बांग्लादेश को जीवन दान हमने दिया है और हम ही पे वो गिर रहा है, ये भारत सहन नहीं करेगा। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में पूरे देश में जनाक्रोश रैलियां चल रही हैं। आज हल्द्वानी में भी जनाक्रोश रैली हुई है। ये जनसैलाब ये कह रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, वरना ठीक नहीं होगा। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मोदी जी प्रयास कर रहे हैं और हम कहेंगे कि एकदम प्रयास करें और उनको बंद करें। ये हल्द्वानी के अलावा और कहीं भी दिखेगा या सब जगह दिख रहा है? कल उधम सिंह नगर में था, परसों सभी जगह स्थान पर एक गुस्सा है। जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर दुराचार, अत्याचार, उनकी जमीनों को, जायदादों को लूटा खचोटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही है, आज पूरा हिंदू समाज उदलित है। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और माननीय कमिश्नर जी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि भारत सरकार इसमें तुरंत कठोर से कठोर निर्णय ले और जो हमारे भाई वहाँ पर अल्पसंख्यक भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनको तुरंत राहत देने का कार्य करें। पूरा हिंदू जब तक संगठित नहीं होगा तो यही हाल होगा। आज हम देखें हमारे 7 इससे पहले कट चुके हैं। जो परिस्थिति, जो डेमोग्राफी आज हिंदुस्तान में बनी, उसका भी वही हाल है। आज हमारे पूरे देश में अगर हिंदू को कहीं अत्याचार होता है, भारत क्यों देखता है? भारत का ये संकल्प है, भारत के जो है ड्यूटी है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाए और जो यहाँ बांग्लादेश में घुसपैठी रहने चाहिए उनको वहाँ वापस भगाए। देखिए, पूरे देश के अंदर इस बार जो है कि लोगों के अंदर बड़ा एक सनातन धर्म के लोगों के अंदर बड़ा उबाल है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सनातन धर्म को कुचलने की कोशिश की जा रही है। पूरे भारत में, पूरे विश्व के अंदर आज जो है सनातन धर्म जो है कि अपना इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पूरे उत्तराखंड के अंदर भी, हल्द्वानी के अंदर आज हजारों की संख्या में तो यहाँ पर लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए और सरकार को चेताने आए हैं, बांग्लादेश की सरकार को, कि हिंदुओं पर जो है कि अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, हम सबका मूल मंत्र ये, जो केंद्र में सरकार भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। लेकिन जिस प्रकार से एक अलग लोग हैं जो जिस प्रकार का वातावरण, एक माहौल खराब कर रहे हैं, समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये विरोध उन लोगों के विरोध। आज हिंदू सन 1971 वाला हिंदू नहीं है। आज 2024 में हिंदू जाग चुका है। आज आप इतनी बड़ी संख्या में देख रहे होंगे कि यहाँ पर हिंदू आज अपने बांग्लादेश में जो नरसंहार अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हमारी मातृशक्ति, हमारा पूरा हिंदू समाज एकजुट हो चुका है। बांग्लादेश को जिस देश में जन्म दिया वही देश आज हमें आंखें दिखा रहा है। हमारे हिंदुस्तानियों पे और हमारे हिंदू समाज अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए हम बहुत निंदा करते हैं। छोटे से देश बांग्लादेश की इतनी हिमाकत जो हिंदुस्तानियों के ऊपर, और वहीं हमारा देश सहिष्णु देश, दुनिया के सभी देशों के नागरिक रहते हैं। हम भारतवर्षवासी कहते हैं अतिथि देवो भव। जिस प्रकार बांग्लादेश में हो रहा है, इस प्रकार के किसी भी देश में हम हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे। ये आक्रोश आज दिखाई दे रहा है, किंतु ये आज का नहीं है। ये तब का है 1526 से, जब से आक्रांताओं ने हिंदुत्व का विनाश करना सुनिश्चित किया था। जिस देश में गए उस देश की सभ्यता को नष्ट कर दिया था। भारत में भी आए और भारत की सभ्यताएं भी इस प्रकार नष्ट करने का प्रयास किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पाकिस्तान लिया, बांग्लादेश लिया। हम नहीं चाहते कि भारत में कोई नया पाकिस्तान बने।
भारत में कोई नया बांग्लादेश बने। इतने के लिए हम अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकार का दायित्व है कि पूरे विश्व भर में कहीं पर भी हिंदू उत्पीड़न हो, हिंदू भारत का नागरिक है, क्योंकि एकमात्र राष्ट्र भारत ही है जो हिंदुओं का राष्ट्र है। तो पूरे विश्व का हिंदू हमारा हिंदू है, हमारा भाई है। तो उसके लिए सरकार को आगे आना ही पड़ेगा, जिस प्रकार इजराइल अपने नागरिकों के लिए आगे आता है या अमेरिका अपने नागरिकों के लिए आगे आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।